बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इराक एशिया का एक अहम अरब और मुसलमान मुल्क है। सरकारी तौर पर जमहूरिया इराक मशरिक़ वुस्ता का एक मुल्क है। ये एक वफाकी पार्लिमानी जमहूरिया है जो 19 सूबों पर मुश्तमिल है। यह कदीम मेसोपोटामिया माबिन नहरैन के कुछ सहराई इलाकों और मज़ीद कुछ इलाकों पर मुश्तमिल है। तेल के ज़खायर में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसके जनूब में कुवैत और सऊदी अरब, मगरिब में उर्दन, शुमाल मगरिब में शाम, शुमाल में तुर्की और मशरिक़ में ईरान कुर्दिस्तान का इलाका है। इसे एक महदूद समंदरी रसाई भी हासिल है जो खलीज फ़ारिस के साहिल उम्म कसर पर है, जो बसरा से करीब है। नाज़रीन, याद रहे कि इराक दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शामिल है जिसने कई तहजीबों को जन्म दिया है। फ़लस्तीन की तरह इसे अम्बिया की सरजमीन कहा जाता है। इराक सल्तनत फ़ारस का हिस्सा था और ये खलीफा सानी हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु के दौर खिलाफत में इस्लामी लश्कर के हाथों फतह हुआ। इराक का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर बगदाद है। ज़्यादातर इराकी मुसलमान हैं। अक़लियती अकायद में ईसाई, यज़दी और ज़रतश्ती मज़ाहिब शामिल हैं। इराक की सरकारी ज़ुबानें अरबी और कुर्द हैं। दूसरी ज़ुबानें भी मखसूस इलाकों में बोली जाती हैं, जैसे तुर्की, तुर्कमान, सुरद यानी आशूरी और आर्मीनियाई। कहा जाता है कि इराक दुनिया का 33वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। बगदाद के अलावा नजफ़, कूफा, बसरा, करबला, सामरा, मूसल और करकुक उसके मशहूर शहर हैं। दरियाए दजला और फ़रात उसके मशहूर दरिया हैं। उनके दरमियान की वादी इंतहाई ज़रख़ेज़ है और इसमें 7 से 9,000 साल से भी पुराने आसार मिलते हैं। सुमेरी, अकादी, असेरिया और बाबुल की तहजीबें इसी इलाके में परवान चढ़ीं और फना हुई। नाज़रीन, तारीख़ी रिवायत बताते हैं कि 6000 कबल मसीह से इराक के दजला और दरियाए फ़रात के दरमियान के ज़रख़ेज़ मैदानी मैदान, जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता था, ने सुमेरी, अकादी और अशूरी दौर के कदीम तरीन शहरों, तहजीबों और सल्तनतों को जन्म दिया। मेसोपोटामिया एक तहजीब का गहवारा था जिसने तहरीरी निज़ाम, रियाजी, वक्त का निज़ाम, तकवीम, इल्म नजूम और कानून मिसाक को देखा। बाद में अब्बासी खिलाफत के दौर में बगदाद दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर बन गया। इस्लामी सुनहरी दौर के दौरान ये शहर एक अहम सकाफ़ती और फ़िक्री मरकज़ में तब्दील हुआ और उसने अपने तालीमी इदारों बाशमूल दारुल हिकमा के लिए दुनिया भर में शोहरत हासिल की। और ये शहर सन 1258 में बगदाद के मुहासरे के दौरान मंगोल सल्तनत के हाथों बड़ी हद तक तबाह हो गया। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ इसी इलाके से था और रिवायात बताते कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी इसके शहर करना को अपना वतन बनाया था। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए और उसके अलावा भी इराक बहुत से अम्बिया की सरज़मीन है, जैसे यूनुस, हज़केल, दानियाल, उज़ैर, नहम, हुनैना अरबी में हुनैन, आदम, नूह, हूद, सालेह, ज़ुल्कफ़ल, सुलेमान और अय्यूब अलैहिमुस्सलाम का ये मस्कन रहा है। और मुसलमानों की और भी बहुत सी अजीम शख्सियात, जिनमें हज़रत अली, इमाम हुसैन, उनके भाई अब्बास बिन अली, मोहम्मद बिन हसन महदी, अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम अबू हनीफ़ा अल-नौमान शामिल हैं। उनके मज़ारात और इसके अलावा बहुत से मज़ारात मौजूद हैं। नाज़रीन, इराक एक ऐसा मुल्क है जिसको मुख्तलिफ़ पहलों से अहमियत हासिल है। आपको बताते चलें कि जोग्राफियाई तौर पर खलीज अरब दुनिया के लिए इराक का वाहिद समुद्री रास्ता है, क्योंकि इराक के समुद्री साहिल की लंबाई तकरीबन 58 किलोमीटर है और बसरा में उम्मे कसर की बंदरगाह खलीज की इराकी बंदरगाहों में से एक अहम तरीन बंदरगाह है। दजला और फ़रात के दरिया शुमाली इराक से उसके जनूब में गुजरते हैं, जो मेसोपोटामिया पर दुनिया के पहले तहजीबी मराकज़ के ज़हूर की बुनियाद थे, जो पूरी तारीख़ में और 8000 साल के अरसे के दौरान पैदा हुए। मेसोपोटामिया की तहजीब की तरफ से तैयार करदा मसनूआत में सुमेरी बाशिंदों के खतूत की ईजाद थी और बनी नौ इंसान की तारीख़ में पहले तहरीरी कवानीन का नफाज, जिसमें तारीख़ी ज़राए में ज़ाब्ता हम्मुराबी के नाम से जाना जाता है। इम्कान है कि इराक में दुनिया का पहला अजायब घर था जो 530 कबल मसीह में बनाया गया। रिवायत के मुताबिक तूफ़ान नूह यहीं पर आया था। इराक से मिलने वाले आसार कदीमा साबित करते हैं कि ज़माना कबल तारीख़ में भी यहाँ के लोग बाकायदा ज़ुबान, सकाफ़त और मज़हब रखते थे। इराक के शुमाल मशरिक़ में शानीदर के गारों से मिलने वाले नेंदरथाल इंसान के ढांचों से
जो 50 से 60 हज़ार साल पुराने हैं, ये पता चलता है कि बोलने की सलाहियत रखते थे और रसूमात अदा किया करते थे। मसलन अपने मुर्दे फूलों के साथ दफनाते थे। नाज़रीन, यही वजह है कि इराक़ को पहली इंसानी तहज़ीब की आमाजगाह समझा जाता है। इराक़ का कदीम नाम मेसोपोटामिया है, मगर ये वो नाम है जो यूनानियों ने उन्हें दिया था, जिसका मतलब यूनानी ज़ुबान में दरियाओं के दरमियान के हैं। चूँकि तहज़ीब दरिया दजला और दरिया फ़ुरात के दरमियान में परवान चढ़ी, इसीलिए इसे तहज़ीब माबिनुन नहरैन या बलादुल राफ़दीन भी कहते हैं। तारीख़ी रिवायत बताते हैं कि इलाका समेरिया, अकादी, असीरियाई, कलदानी, सासानी और बाबुल की तहज़ीबों का मरकज़ था, जो 5000 साल कबल अज़ मसीह बाकी दुनिया में भी नफूज़ कर गया। उन्होंने दुनिया को लिखना सिखाया और इब्तदाई रियाजियात, फ़लसफ़ा और साइंसी अलूम के असूल दिए। अकादी सल्तनत लुबनान के साहिलों तक फैली हुई थी। लुबनान वो इलाका है जिसने इब्तदाई हरूफ बनाए और समुद्री जहाज़ रानी की इब्तदा की। रिवायत के मुताबिक अकादियों के बाद सुमेरी और उसके बाद बाबुल की तहज़ीब ने फ़रोग़ पाया। बाबुल की तहज़ीब में हमराबी के बादशाहत में उन्होंने दुनिया को शहरियत के इब्तदाई कवानीन दिए। 6वीं सदी कबल मसीह में यह इलाके अगले 400 साल के लिए साइरस आज़म के सल्तनत फ़ारस का हिस्सा बन गया, जिसके बाद सिकंदर आज़म ने यह इलाका फ़तह किया, जो 200 साल के लिए यूनानी सल्तनत के ज़ेर नगी रहा। सिकंदर के बाद ईरानियों ने 7वीं सदी ईस्वी तक राज किया। याद रहे कि 1257 में मंगोल कमांडर हलाकू खान ने बगदाद पर कब्ज़ा करने के लिए मंगोल सल्तनत की बड़ी तादाद में फ़ौजें जमा करना शुरू की। इस्लामी खिलाफत के दारुल हुकूमत में पहुँचने पर हलाकू ने अब्बासी खलीफा अल-मुअतसिम बिल्लाह से हथियार डालने को कहा, लेकिन खलीफा ने हथियार डालने से इनकार कर दिया, जिससे हलाकू नाराज़ हुआ। चुनांचे उसने दारुल हुकूमत को तबाह करने का हुक्म दिया और यूं हलाकू खान के हमलों के नतीजे में बगदाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और अंदाजे के मुताबिक मरने वालों की तादाद 2 लाख से लेकर 10 लाख तक बताई जाती है। कहा जाता है कि हलाकू की नस्तूरी बीवी डोकोस खातून की मदाखलत से मकामी ईसाई आबादी को किसी ने परेशान नहीं किया। आपको बताते चलें कि हलाकू खान ने 29 जनवरी सन 1257 को बगदाद के मुहासरे का आगाज़ किया था। हमले से पहले उसने खलीफा मुस्तसम को लिखा, लोहे के सुए को मुक्का मारने की कोशिश ना करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो, बगदाद की दीवारें फ़ौरन गिरा दो, उसकी खंदकें पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें गहरी तरीन पाताल में पनाह मिलेगी, न बुलंद तरीन आसमान में। लेकिन नाजरीन, 37वें अब्बासी खलीफा मुस्तसम बिल्ला की वो शान शौकत तो नहीं थी जो उनके अजीमुशान अजदाद के हिस्से में थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के बेशतर हिस्से पर उनका सिक्का चलता था और खलीफा को ज़ोम था कि इस पर हमले की खबर सुनकर मराकश से लेकर ईरान तक के सभी मुसलमान उनके सामने सीना सपर हो जाएंगे। चुनांचे खलीफा ने हलाकू को जवाब में लिखा, नौजवान, 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम खुद को कायनात का मालिक समझने लगे हो। जान लो कि मशरिक ता मगरिब खुदा के मानने वालों अहले ईमान मेरी रियाया हैं, सलामती से लौट जाओ। हलाकू खान को अपने मंगोल सिपाहियों की सलाहियतों पर पूरा एतमाद था। वो पिछले 4 अशरों के दौरान अपने आबाई वतन मंगोलिया से निकलकर 4000 मील दूर तक आ पहुंचे थे और इस दौरान मालूम दुनिया के बड़े हिस्से को अपना मती बना चुके थे। बगदाद पर हमले की तैयारियों के दौरान न सिर्फ हलाकू खान के भाई मंगू खान ने ताज़ा दम दस्ते भिजवाए थे, बल्कि आर्मीनिया और जॉर्जिया से खासी तादाद में मसीही फौजी भी आन मिले थे, जो मुसलमानों से सलीबी जंगों में यूरोप की शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब थे। यही नहीं, मंगोल फौज की तकनीकी लिहाज से भी कहीं ज़्यादा बरतर और जदीद टेक्नोलॉजी से बहरावर थी। मंगोल फौज में चीनी इंजीनियरों का यूनिट था जो मंजनीकों की तैयारी और बारूद के इस्तेमाल में महारत रखता था। बगदाद के शहरी आतिशगीर मादे नफ्टा से वाकिफ़ थे, जिसे तीरों से बांध कर फेंका जाता था, लेकिन बारूद से उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा था। कहते उस ज़माने का बारूद आहिस्तगी से चलता था। मंगोलों ने इसमें यह जिद्दत पैदा की कि उसे लोहे या पकाई गई मिट्टी की ट्यूबों में रख देते थे, जिससे वो धमाके से फट जाता था। इसके अलावा मंगोलों ने धुएं के बम बनाने में भी महारत हासिल कर ली थी। उनकी मंजनीकों ने शहर पर आतिशी बारिश बरसाना शुरू कर दी। यही नहीं, मंगोलों ने फसील के नीचे बारूद लगाकर उसे भी जगह जगह से तोड़ना शुरू कर दिया। बगदाद के बासियों ने आफत इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अभी मुहासरे को 1 हफ्ता भी ना गुजरा था कि खलीफा ने हलाकू खान को भारी तावान अदा करने और अपनी सल्तनत में जुमे के खुतबे में उसका नाम पढ़ने की शर्त पर सुलह की पेशकश की,
लेकिन हलाकू को फतह सामने नजर आ रही थी। उसने ये पेशकश फौरन ही ठुकरा दी। आखिर 10 फरवरी का दिन आया जब खलीफा ने शहर के दरवाजे मंगोलों के लिए खोल दिए। मंगोल मजहब में किसी बादशाह का ज़मीन पर खून बहाना बदशगुनी समझा जाता था, इसलिए हलाकू शुरू में खलीफा को ये बावर कराता रहा जैसे वो बगदाद में उसका मेहमान बनकर आया है। नाज़रीन, खलीफा की हलाकत के बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं, ताहम ज़्यादा करीन कयास हलाकू के वज़ीर नसीरुद्दीन तूसी का बयान है, जो इस मौके पर मौजूद था। वो लिखते हैं कि खलीफा को चंद दिन भूखा रखने के बाद उनके सामने एक ढका हुआ ख्वान लाया गया। भूखे खलीफा ने बेताबी से ढक्कन उठाया तो देखा कि बर्तन हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। हलाकू ने कहा, खाओ। मुस्तसम बिल्ला ने कहा, हीरे कैसे खाऊं? हलाकू ने जवाब दिया, अगर तुम इन हीरों से अपने सिपाहियों के लिए तलवारें और तीर बना लेते तो मैं दरिया अबूर न कर पाता। अब्बासी खलीफा ने जवाब दिया, खुदा की यही मर्जी थी। हलाकू ने कहा, अच्छा, तो अब मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ वो भी खुदा की मर्जी है। उसने खलीफा को नमदों में लपेटकर उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए ताकि ज़मीन पर खून न बहे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि बगदाद की बुनियाद मुस्तसम बिल्ला के जद अबू जाफ़िर बिन अल मंसूर ने सन 762 में बगदाद नामी एक छोटे से गांव के करीब रखी थी। सिर्फ चंद अशरों के अंदर अंदर ये बस्ती दुनिया की तारीख के अजीम तरीन शहरों में शामिल हो गई। हिंदुस्तान से लेकर मिस्र तक के उलमा, फजला, शायर, फ़लसफ़ी, साइंसदान और मुफक्किर यहाँ पहुँचने लगे। उसी ज़माने में मुसलमानों ने चीनियों से कागज़ बनाने का तरीका सीख लिया और देखते देखते शहर इल्मी सरगर्मियों से मामूर हो गया। 9वीं सदी में बगदाद का हर शहरी पढ़ लिख सकता था। तारीखदान टेट्रिस चैंडलर की तहकीक के मुताबिक सन 775 से लेकर सन 932 तक आबादी के लिहाज से बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। इसके अलावा से 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। दारुल तर्जमा बैतुल हुक्मा में यूनानी, लातीनी, संस्कृत, सुरियानी और दूसरी ज़ुबानों से किताबें तर्जमा होने लगीं। यही किताबें सदियों बाद यूरोप पहुंची और उन्होंने यूरोप की निशात-उस-सानिया में अहम किरदार अदा किया। अलजबरा, एल्गोरिदम, अलकेमी, ज़ैनत, अल्कोहल वगैरह जैसे दर्जनों अल्फाज बगदाद के इसी सुनहरे दौर की देन है और दारुल हुक्मा दुनिया की एक अजीम लाइब्रेरी उस दौर का बेशकीमत सरमाया था। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हलाकू खान के हमलों में एक बड़ा नुकसान बैतुल हुक्मा लाइब्रेरी को जलाने का था, जो उस वक्त की सबसे बड़ी साइंसी, अदबी और फ़नी लाइब्रेरी समझी जाती थी, क्योंकि इसमें लातादाद कीमती किताबें और आसार कदीमा के अनमोल दस्तावेज़ात मौजूद थे। कुछ मौर्रखीन का ख्याल है कि मंगोल हमले ने ज़रई निज़ाम के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया, जिसने मेसोपोटामिया को हज़ारों सालों तक फलता फूलता रखा। ताहम दूसरे मौर्रखीन ने निशानदही की कि ज़रई शोबे के ज़वाल की बुनियादी वजह मट्टी का खारा होना है। नाज़रीन, तारीख़ी रिवायत के मुताबिक मंगोलों के हमले के बाद जलायर ने इराक़ पर हुकूमत की और साल 1401 में अमीर तैमूर ने इराक़ पर हमला किया और उसके सामने हथियार डालने के बाद बगदाद को तबाह कर दिया और तबाही के नतीजे में तकरीबन 20,000 बेदिफा बाशिंदे मारे गए। नाज़रीन, इसके बाद 15वीं सदी में कुरा कोयनलो के कबाइल इराक़ पर अपना कंट्रोल बढ़ाने में कामयाब हो गए, क्योंकि उनके रहनुमा बहराम ख्वाजा ने मूसल शहर पर अपना कंट्रोल बढ़ाया और फिर उसके बेटे यूसुफ बिन कुरा मोहम्मद ईरान में तबरेज़ के करीब जलेरी फ़ौज को शिकस्त देने में कामयाब हुआ और उसने इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया और इराक़ पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, याद रहे कि फ़लस्तीन, शाम, इराक़ और मिस्र में सदियों मुसलमानों के बाद दूसरी आबादियाँ ईसाइयों की रही थीं और ईसाइयों के अकायद के मुताबिक एक यहूदी के कहने और मुखबरी पर ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था। फिर 1914 में पहली जंग अजीम से सदियों पहले यहूदी फ़लस्तीन और अरब के दूसरे इलाकों से निकलकर यूरोप और बाद में अमेरिका में आबाद हो गए थे। ये सूरत 1492 में स्पेन में मुसलमानों के इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद बनी थी, जब मलका इज़ाबेला और बादशाह फर्नांडिस ने स्पेन में तकरीबन 800 साल बाद मुसलमानों को शिकस्त दी और कत्ले आम करके यहाँ से मुसलमानों और यहूदियों का ख़ात्मा कर दिया। यूं जब 14 जुलाई 1948 को फ़लस्तीन को तकसीम करके अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी से यहाँ सदियों बाद इसराइल के नाम से एक अलग मुल्क बनाया गया और पहली अरब इसराइल जंग में अरब मुल्कों को शिकस्त हुई। फिर यह भी हकीकत है कि जंग अजीम अव्वल में शरीफ मक्का समेत अरब अमीरों, सरदारों और शयूख ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की और जंग में तुर्किया को शिकस्त दी थी। उसके बाद जब सर्द जंग के आगाज़ पर इश्तराकियत की तहरीकें एक ख़ास रोमानियत के साथ तरक्की पजीर
और पसमानदा मुल्कों में फ़रोग पाने लगी, तो अरब मुल्कों खसूसन उर्दन, शाम, मिस्र, इराक और लुबनान में मजमूई तौर पर 20% ईसाई अरब आबादी थी। जब यहूदियों के खिलाफ अरब में तहरीक अल-फतह और ब्लैक सितंबर की सूरत में शुरू हुई, तो अरब ईसाई आबादी खसूसन ईसाई फ़लस्तीनी भी बाहर से आकर फ़लस्तीन में आबाद होने वाले यहूदियों को गासिब तस्वुर करते थे। यूं सर्द जंग के ज़माने में यहाँ खसूसन उर्दन, लबनान, शाम, इराक और मिस्र में इश्तराकी रोमानियत के साथ ईसाई और मुसलमान अरबों का मौक़िफ़ यहूदियों के ख़िलाफ़ एक ही था। और इस तरह शाम, इराक, लुबनान, उर्दन और मिस्र में सर्द जंग की बुनियाद पर साबिक सोवियत यूनियन के असरात शुरू में अवाम के ख़ास और पढ़े लिखे तबके में फ़रोग पाने लगे, जो एक जानिब तो मुतवस्सित तबका था, तो दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमतों खसूसन फ़ौज की मुलाजमत से वाबस्ता था। फिर यहाँ यानी अरब मुल्कों में बरतानिया की मुदाखलत और नौ आबादियाती निज़ाम हिंदुस्तान के मुकाबले में नया भी था। यानी दुनिया अरब में अंग्रेज़ के कदम 1918 के बाद मुस्तहकम होने लगे थे। नाजरीन, रिवायत बताती है कि जंग अजीम अव्वल की वजह से अंग्रेज़ पहले के मुकाबले में कमज़ोर हो चुका था और खसूसन 1930 से 1932 अजीम आलमी कसाद बाजारी और फिर दूसरी जंग अजीम के छा जाने वाले बादल भी अंग्रेज़ को मोहतात अंदाज अपनाने पर मजबूर करते रहे। इसीलिए यहाँ अरब मुल्कों में अंग्रेज़ के सामने अरब एक ऐसा मजमूई समाज शुरू ही से था, जहाँ आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद एक तहरीक शुरू से रही थी और उसको काबू में रखने का तरीका भी अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान के मुकाबले में मुख्तलिफ रखा था। और दोनों आलमी जंगों के दरमियान और बाद में अंग्रेज़ ने शरीफ ख़ानदान और दूसरे बादशाहों की सरपरस्ती की थी, तो दूसरी जानिब साबिक सोवियत यूनियन ने यहाँ सरमायादारी और बादशाहत के ख़िलाफ़ और यहूदी दुश्मनी की बुनियाद पर अपनी पॉलिसी तरतीब दी थी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि दूसरी जंग अजीम के फ़ौरन बाद जहाँ कश्मीर और उसके बाद पहली अरब इसराइल जंग हुई, वो वहाँ पहले इंडोनेशिया में पापुआ गिनिया के तनाज़े पर सेकारनो की क़यादत में जंग हुई। इंडोनेशिया की इस जंग में भी सेकारनो को बाएं बाजू की हिमायत हासिल थी। इस तरह 1950 में शुमाली और जनूबी कोरिया की बुनियाद पर होने वाली जंग में सोवियत यूनियन, चीन ग्रुप और अमरीकी ग्रुप के दरमियान एक ख़तरनाक और बड़ा टकराव हुआ और कोरिया की जंग के 2 साल बाद हंगरी में सोवियत यूनियन और मगरबी ब्लॉक की बुनियाद पर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ, जिसमें हज़ारों अफराद हलाक हुए। उसके साल बाद 1956 में मिस्र में असवान डैम पर कर्जे के रकूम रोकने पर मिस्र के सदर कर्नल जमाल नासिर की जानिब से नहर सुइस को कौमी मलकियत में लेने पर फ्रांस, बरतानिया और इसराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया था। नाज़रीन, ये वो हालात और आलमी माहौल था जब एक नातजुर्बाकार और नौउम्र शाह फैसल दोइम, जो 4 बरस की उम्र में इराक के बादशाह बने थे, 1955 ta 1956 में इख्तियारात के साथ इराक जैसी सरजमीन पर बादशाहत करने के अमली इकदामात शुरू कर दिए। अंग्रेज़ों ने हिजाज मुक़द्दस, शाम, उर्दन और इराक में शरीफ ख़ानदान के अफराद को बादशाहतें बाँटीं, मगर मिस्र के इक़्तिदार पर शरीफ ख़ानदान को नज़रअंदाज कर दिया। ये वो हालात थे जब इन मुल्कों में अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक बादशाहतें काम नहीं कर सकीं और अवाम में उनके ख़िलाफ़ गम व गुस्सा उभरने लगा। और ख़ुसूसन मिस्र में इनकलाब के बाद और जब सदर कर्नल जमाल नासिर ने नहर स्विस को कौमी मलकियत में लिया, तो जंग के बाद वो पूरी अरब दुनिया के हीरो बन चुके थे। इसके बावजूद कि उसी ज़माने में इराक और उर्दन, जहाँ दोनों मुल्कों में हाशमी ख़ानदान के अफराद यानी कज़न ही यानी शाह फैसल दोइम और उर्दन के शाह अब्दुल्ला बादशाह थे, और उनके दरमियान इराक और उर्दन के दरमियान जो अरब फेडरेशन भी कायम हुई थी, वो सदर नासिर और उनके अरब कौमियत के नज़रियात की मकबूलियत का तोड़ पैदा नहीं कर सकी। इसके अलावा 1920 से 1930 तक इराक में समाजी शऊर की परवरिश के लिए तालीमी इदारों में फ़ादीन जमाल और सामी शवाकत, जिनमें एक शामी और दूसरे फ़लस्तीनी महाजिर थे, ये अरब नेशनलिज़म की बुनियाद पर इराक में अवामी सतह पर शऊर की बेदारी के लिए काम कर रहे थे। फिर नौजवान नातजुर्बाकार इराकी बादशाह फैसल दोइम ने अपनी सल्तनत को मिस्र के सदर कर्नल नासिर जैसे इनकलाब से महफूज करने के लिए 1956 में मुआहदा बगदाद कर लिया, जिसमें इराक के अलावा पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, अमेरिका और बरतानिया शामिल थे, जिसको पाकिस्तान की आवाम की तरह इराकी आवाम ने भी पसंद नहीं किया था, क्योंकि ये मुआहदा मिस्र और शाम के ख़िलाफ़ था। ये वो वजूहात थी जिनकी वजह से 14 जुलाई 1958 में इराक में ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम और उनके साथी अब्दुल सलाम आरिफ, जो मिस्र के 1952 के फ़ौजी इनकलाब से खासे मुतासिर थे,
वो फौजी इनकलाब ले आए। उस इनकलाब में 23 साला नौजवान बादशाह शाह फैसल दोम को सरेआम कत्ल कर दिया गया और उनकी लाश को बाज़ इतलात के मुताबिक ज़मीन पर घसीटा गया। इनके अलावा शहजादा अब्दुल्ला और वज़ीर नासिर उल साद समेत 100 से ज़्यादा अफराद को कत्ल कर दिया गया, जिनमें 3 अमरीकी भी शामिल थे। इस मौका पर अवाम में नफ़रत और गुस्सा कहीं ज़्यादा था, इसलिए हजूम ने हकाम के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू की। तो दूसरे दिन ही अब्दुल करीम कासिम ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया, मगर अब्दुल करीम कासिम नज़रियाती तौर पर जमाल अब्दुल नासिर की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते थे। अगरचे अब्दुल करीम कासिम ने इक़्तिदार में आते ही मुआहिदा बगदाद से इराक़ को निकाल लिया था, मगर वो उसके मुकाबले में सोवियत यूनियन के साथ गहरे ताल्लुकात रखने के कायल नहीं थे। नाज़रीन, यूँ इराक़ का यह इनकलाब मिस्र में जमाल नासिर के इनकलाब की तरह फौरी तौर पर कामयाब ना हो सका और यहाँ 1 साल बाद ही यानी 1959 में कुर्द और शिया बुनियादों पर मसाइल शुरू हो गए और वज़ीर आज़म अब्दुल करीम कासिम ने इराक़ की खारजा पॉलिसी में इश्तराकी मुल्कों ख़ुसूसन सोवियत यूनियन से ज़्यादा करीबी ताल्लुकात को तर्क कर दिया था। इस पॉलिसी से इख्तिलाफ और अपने इनकलाबी साथी अब्दुलसलाम आरिफ को हुकूमत से अलग कर दिया। फिर 1963 में एक और फौजी खूनी इनकलाब में बास पार्टी ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और अब्दुलसलाम आरिफ को सदर बना दिया और अब्दुल करीम कासिम को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, याद रहे कि यही बास पार्टी थी जिसके रुकन सद्दाम हुसैन बाद में इराक़ के सदर बने। 1963 के बाद कुछ अरसे के लिए बास पार्टी का इक़्तिदार डगमगाया, मगर बाद में इक़्तिदार मजबूत हुआ। अब इराक़ के सोवियत यूनियन और मिस्र से मजबूत ताल्लुकात कायम हो गए थे और उसके बाद 1968 में बरतानिया की तेल कंपनी को फारिग करके पहले एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ मुआहिदा किया गया। बाद में तेल की सनत को कौमी मलकियत में ले लिया गया। नाज़रीन, उसके बाद सदर सद्दाम हुसैन के दौर में ईरान में इमाम खुमैनी के इनकलाब के बाद सदर सद्दाम हुसैन ने ईरान में जंग छेड़ दी जो 8 साल तक जारी रही। इस जंग के अख्ताम पर जब कुवैत ने अपने कर्जे की रकूम की वापसी का मुतालबा किया तो सदर सद्दाम हुसैन ने 2 नवंबर 1990 को कुवैत पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। उसके फ़ौरन बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक़ पर पाबंदियाँ आयद कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म मार्गरेट थैचर और अमरीकी सदर जॉर्ज H.W. बुश ने सऊदी अरब में अपनी फ़ौजें तैनात कर दीं। उसके बाद इराक़ के ख़िलाफ़ 35 मुल्की इत्तेहाद कायम हुआ जो जंग अज़ीम दोम के बाद सबसे बड़ा इत्तेहाद था। इसमें कुवैत, अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब, मिस्र और फ़्रांस की फ़ौजें शामिल थीं। इराक़ी फ़ौजियों की तादाद 6,50,000 थी, जबकि उसके मुकाबले में इत्तेहादी फ़ौजियों की तादाद 9,56,600, जिसमें 7 लाख अमरीकी फ़ौजी थे। 17 जनवरी 1991 तक जारी रहने वाली इस जंग में 450 के करीब इत्तेहादी जाँ बहक हुए, जबकि 1 से 1,500 कुवैती और 3,664 इराकी जाँ बहक हुए। इस जंग की $60 अरब की लागत में से सऊदी अरब और कुवैत ने $32 अरब अदा किए। इराक़ पर दूसरी जंग अमरीका ने 3 अप्रैल 2003 को मुसल्लत कर दी और 12 अप्रैल 2003 तक ये जंग जारी रही और इराक़ पर केमिकल हथियार रखने के इल्ज़ामात आयद किए गए। 14 दिसंबर 2003 को साबिक सदर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 30 सितंबर 2006 को सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आजकल इराक़ में एक बराए नाम हुकूमत कायम है जो 30 जनवरी 2005 के इंतखाबात के नतीजे में कायम हुई थी, मगर अमरीकी कब्ज़ा जारी है और असल ताकत उसी के पास है। तेल की इराकी दौलत को बरतानिया और अमरीका दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये दौर एक खून आलूद दौर के तौर पर याद किया जाएगा क्योंकि इन चंद सालों में इतनी इराकी अवाम कत्ल हुई है जो पिछले 50 साल में नहीं हुई। इराक़ के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को अमरीका के ज़ेर नगी हुकूमत ने फांसी दी, जिससे फ़िरका वाराना फसाद में इजाफ़ा हुआ। इस्तेमारी ताकतें सुन्नी, शिया और कुर्द मुसलमानों में इख्तिलाफ़ात को हवा दे रही हैं, जिसका मंतकी नतीजा इराक़ की तकसीम की सूरत में निकल सकता है। नाज़रीन, अगर बात की जाए इराक़ के सियासी निज़ाम की तो इराक़ में 1968 से 2003 तक अरब सोशलिस्ट बास पार्टी की हुकूमत रही और 1989 में सद्दाम हुसैन सदर के ओहदे पर फाइज हुए और अमरीकी क़यादत में हमले के नतीजे में उनकी माजूली के बाद 2003 तक सदर रहे। 15 अक्टूबर 2005 को 63% से ज़्यादा अहल इराकियों ने नए आइन को कबूल करने या मुस्तरद करने पर वोट दिया। 25 अक्टूबर को रेफरेंडम को अपनाया गया और आइन को 78% की अक्सरियत से मंजूर किया गया, जिसकी हिमायत
मुल्क के इलाकों के दरमियान मुख्तलिफ थी। नए आइन को शियों और कुर्दों में ज़बरदस्त हिमायत हासिल थी, लेकिन सुन्नी अरबों ने इसे भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया था। आइन को सुन्नी अरब अक्सरियत के साथ 3 सूबों ने मुस्तरद किया था। आइन के शिकों के मुताबिक नई हुकूमत के इंतखाब के लिए मुल्क में 15 दिसंबर को नए मुल्क गिर पार्लिमानी इंतखाबात हुए। इराक के 3 अहम नस्ली और मजहबी गिरोहों की भारी अक्सरियत ने नस्ली बुनियादों पर वोट दिया और ये वोट एक नस्ली मरदमशुमारी में बदल गया, जो कि एक मुसाबकती इंतखाबात से ज़्यादा है, और उसने नस्ली बुनियादों पर मुल्क की तकसीम की राह हमवार की। नाज़रीन, मालूम होता है कि इराक में नस्ली अकलियतों का मुरक्कब है, जैसे कुर्द, असोरी, मंदाइयत, इराकी, तुर्कमान, शाबाक और खाना बदोश। इन गिरोहों को इराक की पूरी तारीख में अरब अक्सरियती आबादी के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। 1990-1991 में खलीजी जंग के बाद नो फ्लाई जोन्स के क़याम के बाद से कुर्दों के लिए सूरत हाल बदल गई है, क्योंकि उन्हें एक खुद मुख्तार इलाका मिला है। ये ख़ास तौर पर तुर्की के साथ कशीदगी का बाइस था। नाज़रीन, कहा जाता है कि इराक सियासी और माली बदअनुमानी का शिकार है, और 2008 में अल जज़ीरा टीवी ने रिपोर्ट किया था कि इराकी तेल की आमदनी का $13 बिलियन अमेरिका के पास है, जिसमें से $2.6 बिलियन मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुके हैं और इसका कोई पता नहीं है। 17 नवंबर 2008 को रियासत मुत्तहिदा और इराक ने एक वसी स्ट्रेटेजिक मुआहदे के हिस्से के तौर पर फोर्सेस के मुआहदे पर इत्तफाक किया। इस मुआहदे में कहा गया कि हुकूमत इराक अमरीकी अफवाज से दरख्वास्त करती है कि वो इराक में सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए आर्जी तौर पर रहें, और यह कि इराक को अमरीकी फ़ौजी ठेकेदारों और एहलकारों पर इख्तियार हासिल है जब वो अमरीकी अड्डों या ड्यूटी पर ना हो। नाज़रीन, आपको बताते चले कि 12 फरवरी 2009 को इराक बाज़ाब्ता तौर पर कीमियाई हथियारों के कन्वेंशन के 186वें मुसलसल दस्तखत कुंदगान में से एक बन गया। इस माहदे की शिकों के मुताबिक इराक उसका एक फ़रीक है और उसे अपने कीमियाई हथियारों के ज़ख़ीरे का ऐलान करना चाहिए। उसकी देर से इलाक़ की वजह से इराक वाहिद फ़रीक है जो कीमियाई हथियारों की तबाही के लिए वक्त की हद से मुस्तस्ना है, और उसके पास इराक के इलाक़ की मुनफरद नौइयत को हल करने के लिए तरक्की की मखसूस मयारात हैं। नाज़रीन, तारीख़ी रिवायत के मुताबिक 31 अगस्त 2010 को अमरीकी अफवाज ने इराक में अपना जंगी मिशन ख़त्म कर दिया और 15 दिसंबर 2011 को बाज़ाब्ता तौर पर जंग के खात्मे का ऐलान किया, और 18 दिसंबर 2011 की सुबह अमरीकी अफवाज सरहद पार कुवैत के लिए रवाना हो गई, और अगस्त 2014 में हैदर अल अबादी को नूरी अल मालिकी की जगह इराक का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया था, जो इराकी वज़ीर आज़म के तौर पर तीसरी मुद्दत के लिए कोशां थे। नाज़रीन, अगर बात की जाए इराक में इंतज़ामी ढांचे की, तो इराक सरकारी तौर पर 18 सूबों और 19 डिफेक्टिव सूबों पर मुश्तमिल है, और एक ख़ित्ता इराक का कुर्दिस्तान इलाका है जिसमें अरबिल, दहूक, सलमानिया और हलबजा के सूबे शामिल हैं। सूबों को अज़ला में तकसीम किया गया और इराक में 393 अज़ला हैं। कुर्दिस्तान का इलाका इराक के अंदर वाहिद कानूनी तौर पर मुतय्यन ख़ित्ता है और इसकी अपनी हुकूमत और अपनी सरकारी अफवाज है। नाज़रीन, बात की जाए इराक की फ़ौज की, तो फ़ौज जमहूरिया इराक की बाकायदा फ़ोर्स और इसकी शाखें ज़मीनी क़ुव्वत, बहरी फ़ौज और फ़ज़ाइया पर मुश्तमिल हैं। इराकी फ़ौज की तारीख सन 1921 से है, जब इराक के बरतानवी मैंडेट के दौरान मुसल्लह अफवाज के पहले यूनिट कायम किए गए थे, जब इमाम मूसा काजिम रेजिमेंट तश्कील दी गई थी और मुसल्लह अफवाज की कमान ने अपना जनरल हेडक्वार्टर बगदाद में ले लिया। उसके बाद 1931 में इराकी फ़ज़ाइया की तश्कील हुई, फिर 1937 में इराकी बहरिया की तश्कील हुई, और ईरान के खात्मे के साथ ही फ़ौज की तादाद अपने अरूज पर पहुँच गई। इराक जंग उसके अरकान की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई। 1990 तक इराक फ़ौज 56 डिवीज़न तक बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से इराकी फ़ौज अरब दुनिया में पहले और दुनिया की फ़ौजों में 5वें नंबर पर आ गई थी। कहा जाता है कि कुवैत पर हमले के बाद रिपब्लिकन गार्ड फोर्सेस के अलावा ज़मीनी फ़ोर्स 23 डिवीज़नों तक सुकड़ गई। नाज़रीन, आपको बताते चले कि 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के बाद इराक के सिविल एडमिनिस्ट्रेटर पॉल ब्रेमर ने इराक फ़ौज को तहलील करने का फ़ैसला जारी किया। फ़ौज को दोबारा तश्कील दिया गया और दोबारा मुसल्लह किया गया। नई इराकी फ़ौज के लिए यह मनसूबा बनाया गया था कि वो सिर्फ 3 डिवीज़नों पर मुश्तमिल हो, जिसके बाद ये तादाद बढ़कर 14 डिवीज़न हो गई और तवक्को है कि ये 20 डिवीज़नों तक पहुँच जाएगी। 13 नवंबर 2015 को ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इराकी फ़ौज दुनिया में 112वें नंबर पर है। इराक मुसल्लह अफवाज के तमाम शाखें इराकी वजारत दिफा के इख्तियार के ताबे हैं। याद रहे कि इराकी फ़ौज ने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया, बाशमूल
एंग्लो इराक जंग, 1948 की जंग, पहली इराकी कुर्द जंग, 1967 की जंग, अक्टूबर 1973 की जंग, इराक ईरानी जंग, कुवैत पर हमला, दूसरी खलीजी जंग और तीसरी खलीजी जंग। फ़ौज ने 2003 ईस्वी के बाद दीगर तमाम इराकी मुसल्ह अफवाज के साथ भी हिस्सा लिया। इराक के अंदर बहुत सी लड़ाइयों के साथ बशमूल इराक की बगावत और अंबार की झड़पें, 2014 में मोसुल की लड़ाई और उस वक्त दाइश के खिलाफ जारी जंग में हिस्सा लिया। नाज़रीन, अब बात करते हैं इराक की मईशत की। नाज़रीन, इराक की मईशत बैनुल-अक़वामी लूट खसूट की एक आला दास्तान है। इसकी मईशत तेल के इर्द गिर्द घूमती है। तेल की दौलत को पहले तो बरतानवी कंपनियों ने खूब लूटा। बास पार्टी की इब्तदाई हुकूमत में इराक बरतानवी कंपनियों से जान छुड़ाकर फ्रांसीसी चुंगल में फंस गए, मगर बाद में बास पार्टी की दूसरी हुकूमत ने तेल की सनत को हथिया लिया और इराक ने कुछ अरसा तरक्की की, लेकिन आलमी ताकतों ने इराक को ईरान से एक लंबी जंग में फंसाकर खूब बर्बाद किया। यूं उसकी सारी दौलत उस जंग की नज़र हो गई। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने इराक को बेतहाशा असलहा बेचा, हत्ता कि इराक के बैरूनी कर्जे 120 अरब डॉलर तक पहुंच गए। ईरान से जंग बंदी के बाद तेल की सनत में कुछ बेहतरी आई, मगर ज़्यादा वसाइल तेल की सनत की बहाली और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी पर खर्च होती रही, जिसकी वजह से इराक खातिर खा तरक्की न कर सका। इस मौके पर इराक ने आलमी ताकतों के जाल में आकर कुवैत पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसका नतीजा उसे एक और जंग और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की सूरत में भुगतना पड़ा। इससे इराक की मईशत तबाह हो गई और एक दहाई की मुसलसल पाबंदियों से इराक कमज़ोर हो गया। तो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले कीमियाई हथियारों का बहाना करके अमरीका ने 2003 में इराक पर कब्ज़ा कर लिया। अगरचे पेरिस क्लब के ममालिक ने 33 अरब डॉलर के कर्जे माफ़ करने का इंदिया दिया है, मगर इससे इराक के 120 अरब डॉलर के कर्ज़ों में कोई ख़ास कमी नहीं आती, जिसका नतीजा यह होगा कि जंग और खाना जंगी के मुमकिन खात्मे के बाद भी इराक को अपनी नए सिरे से तामीर और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए आलमी ताकतों और इदारों पर इन्हिसार करना पड़ेगा और मुस्तकबिल करीब में इराक में मुआशी तरक्की के कोई आसार नज़र नहीं आते। इराक की तामीर नौ के 90% ठेके अमरीकी कंपनियों और बाकी बरतानवी और कुछ फ्रांसीसी और अतालवी कंपनियों को मिल रहे हैं, जो महंगा काम करने में मशहूर हैं, और यूं लूट खसूट का एक और दर खुल गया है। नाज़रीन, याद रहे कि इराक की मईशत का मुकम्मल इन्हिसार तेल के शोबे पर है। इराक की कुल आमदनी का 95% हार्ड करेंसी से आता है। पहली खलीजी जंग में एक अंदाजे के मुताबिक $100 बिलियन का नुकसान हुआ और जंग के खात्मे के बाद इराक कर्ज़ों के बोझ तले दब गया। 6 अगस्त 1990 से 21 अप्रैल 2003 तक इराक पर इक़्तिसादी नाकाबंदी की। पॉल ब्रेमर और यूनिफाइड कोलिशन अथॉरिटी की आमद के बाद अथॉरिटी ने इराक में निजी शोबे की हौसला अफजाई और नफाज के लिए फ़ैसले किए, यह जिसे निजकारी कहा जाता है, ख़ास तौर पर तेल के शोबे में, और पॉल ब्रेमर ने इसकी मुकम्मल मलकियत की इजाज़त दी। गैर इराकी कंपनियों ने इराक में अपने मफादात के लिए उन गैर मुल्की कंपनियों पर टैक्स आयद किया। नाज़रीन, इराक के तेल के ज़खायर की बात की जाए तो इराक के तेल की साबित शुदा ज़खायर तकरीबन 140 बिलियन बैरल हैं, क्योंकि इराक के तेल के ज़खायर दुनिया में वेनेज़ुएला, सऊदी अरब, कनाडा और ईरान के बाद 5वें नंबर पर हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए इराक की आबादी की तो सन 2020 में जमहूरिया इराक की आबादी का तखमीना तकरीबन 40 करोड़ 15 लाख अफराद लगाया गया था, जिसमें मर्दों की आबादी 50.50% और ख़वातीन की आबादी 49.5% है। आबादी का तनासुब 75% अरब और 15% कुर्द हैं, जबकि बकिया 10% आशूरी, तुर्कमान और दीगर अक़लियतें हैं। इराक की अक्सरियती आबादी का मज़हब इस्लाम है और ये आबादी का 95% है। मजहबी अक़लियती आबादी का 5% हैं, जो ज़्यादातर आशूरी ईसाई हैं। दीगर मज़ाहिब में मानदियत, यज़दियत, यहूदियत, मजूसियत और बहाईज़म है। इराक की नस्लों का ताल्लुक़ अरब, कुर्द, तुर्कमान, आशूरी, यहूदी, आर्मीनियाई, रोमा और दीगर से हैं। नाज़र, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। आमीन।